हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानी कुमार। कल्पना कीजिए, एक सुनसान सड़क, रात का गहरा सन्नाटा और कार में बैठा एक प्रेमी जोड़ा। अचानक झाड़ियों से एक साया उभरता है। चेहरे पर एक अजीब सा हुड है, जिसके सीने पर सफ़ेद घेरे में एक क्रॉस का निशान बना है। वो शख्स हाथ में बंदूक लिए धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ता है। जोड़ा घबरा जाता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठती है। ये कोई डरावनी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि अमेरिका की गलियों में घूमने वाले उस साए की हकीकत है जिसे दुनिया ज़ोडिएक किलर के नाम से जानती है। एक ऐसा शिकारी जिसने 37 लोगों को मारने का दावा किया, पुलिस को चिढ़ाने के लिए कोडवर्ड में चिट्ठियां भेजी और 57 साल बीत जाने के बाद भी आज तक पकड़ा नहीं गया। आज की कहानी इसी अनसुलझे रहस्य की है, ज़ोडिएक किलर, जिसकी पहचान आज भी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल बनी हुई है। साल 1968, 20 दिसंबर की वो कंपकपाती रात, कैलिफोर्निया की लेक हरमन रोड पर 17 साल का डेविड आर्थर फैराडे और 16 साल की बेटी लू जेनसन अपनी पहली डेट पर थे। वे एक सुनसान जगह पर कार पार्क करके बैठे थे। अचानक एक दूसरी कार वहां आकर रुकती है। एक अजनबी बाहर निकलता है और बिना किसी चेतावनी के उनकी कार पर फायरिंग शुरू कर देता है। डेविड को सिर में गोली लगती है और जब बेटी लू जान बचाने के लिए भागती है तो उसे पीठ में 5 गोलियां मारी जाती हैं। ये ज़ोडिएक का पहला आधिकारिक हमला था। पुलिस हैरान थी क्योंकि लूटपाट का कोई इरादा नहीं था, बस बेमकसद कत्ल किया गया था। लेकिन ये तो सिर्फ एक खौफनाक शुरुआत थी। ठीक 6 महीने बाद 4 जुलाई 1969 की रात को यह कातिल दोबारा लौटता है। इस बार निशाना थे 22 साल की डार्लिन फेरिन और 19 साल के माइकल मैगो। एक पार्किंग लॉट में ज़ोडिएक उनकी कार के पास आता है और अपनी टॉर्च की रोशनी सीधे उनकी आंखों पर मारता है ताकि वे उसे देख न सकें। इसके बाद वो अंधाधुंध गोलियां चलाता है। डार्लिन की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन माइकल चमत्कारिक रूप से बच जाता है। कत्ल करने के ठीक 40 मिनट बाद पुलिस स्टेशन के पास एक पे फ़ोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ एक शांत और ठंडी आवाज़ थी। उस आदमी ने कहा, मैंने ही उन बच्चों को मारा है और पिछले साल वाले बच्चों को भी मैंने ही मारा था। उसने पुलिस को चुनौती दे दी थी। अगर आपको ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो इस सफ़र में मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब कहानी में वो मोड़ आने वाला है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। कत्ल करने के बाद ये कातिल चुप नहीं बैठा। उसने अखबारों के दफ्तरों में चिट्ठियां भेजना शुरू किया। हर चिट्ठी की शुरुआत एक ही लाइन से होती थी, दिस इज़ द ज़ोडिएक स्पीकिंग, मैं ज़ोडिएक बोल रहा हूँ। इन चिट्ठियों के साथ वो अजीबोगरीब संकेतों वाले साइफर्स या गुप्त कोड भेजता था। उसने दावा किया कि अगर पुलिस इन कोड्स को डिकोड कर लेगी तो उसे उसका नाम पता चल जाएगा। उसने धमकी दी कि अगर उसकी चिट्ठियां अखबार के पहले पन्ने पर नहीं छपीं तो वो शहर में लाशों का ढेर लगा देगा। पूरा सैन फ्रांसिस्को खौफ के साए में जीने लगा। सितंबर 1969 में ज़ोडिएक का सबसे नाटकीय और डरावना हमला हुआ लेक बेरिसा के किनारे। कॉलेज के 2 छात्र ब्रायन हार्टनेल और सेसिलिया शेपर्ड पिकनिक मना रहे थे। तभी एक नकाबपोश आदमी उनके सामने आता है। उसने काले रंग का एक अजीब सा लबादा पहना था जिस पर ज़ोडिएक का निशान बना था। उसने हाथ में चाकू लिया और उन दोनों पर बेरहमी से वार करना शुरू कर दिया। हमले के बाद उसने उनकी कार के दरवाजे पर उन तारीखों को लिखा जब उसने पहले कत्ल किए थे। सेसिलिया की मौत हो गई, लेकिन ब्रायन बच गया और उसने पुलिस को उस नकाबपोश जल्लाद का हुलिया बताया। इसके कुछ ही दिनों बाद 11 अक्टूबर 1969 को ज़ोडिएक ने एक टैक्सी ड्राइवर पॉल लीस्टाइन की हत्या कर दी। इस बार उसने टैक्सी ड्राइवर की शर्ट का एक खून से सना हुआ टुकड़ा काटा और उसे अपनी अगली चिट्ठी के साथ अखबार को भेजा ताकि साबित कर सके कि कातिल वही है। इस घटना के बाद कुछ चश्मदीदों ने उसका स्केच बनवाया, एक चश्मा पहने हुए छोटे बालों वाला आदमी। यह स्केच आज भी ज़ोडिएक किलर की सबसे मशहूर पहचान है।
जोडिएक की सबसे दिलचस्प और पेचीदा चीज़ थी उसके भेजे गए कोड। उसने 4 मुख्य कोड भेजे थे। पहला कोड, जिसे Z408 कहा जाता है, एक हफ्ते में ही एक साधारण जोड़े ने सुलझा लिया था। उसमें लिखा था, मुझे लोगों को मारने में मज़ा आता है क्योंकि ये जंगल के जानवरों को मारने से ज़्यादा रोमांचक है। मरने के बाद मैं स्वर्ग पैराडाइज में दोबारा जन्म लूँगा और मेरे मारे हुए लोग मेरे गुलाम बनेंगे। लेकिन उसका दूसरा कोड Z340 पूरे 51 सालों तक अनसुलझा रहा। दुनिया भर के जासूस और कंप्यूटर विशेषज्ञ इसे नहीं खोल पाए। आखिरकार साल 2020 में 3 देशों के विशेषज्ञों की एक टीम ने इसे डिकोड किया। उसमें भी जोडिएक ने पुलिस का मजाक उड़ाया था और कहा था कि वो पकड़े जाने से नहीं डरता। लेकिन सबसे रहस्यमयी है Z13 कोड, जिसमें उसने लिखा था, माई नेम इज़, मेरा नाम है, और उसके बाद 13 अजीब संकेत थे। ये कोड आज भी अनसुलझा है। अगर ये सुलझ गया तो शायद कातिल का असली नाम सामने आ जाए। इन सालों में पुलिस ने हज़ारों संदिग्धों से पूछताछ की। सबसे बड़ा नाम सामने आया आर्थर ली एलन का। एलन के पास वही घड़ी थी जिस पर जोडिएक का निशान था। वो उन्हीं इलाकों में रहता था जहां कत्ल हुए थे और उसके दोस्तों का कहना था कि वो लोगों को मारने की बातें करता था। लेकिन जब उसका डीएनए टेस्ट हुआ तो वो जोडिएक के नमूनों से मेल नहीं खाया। साल 1992 में उसकी मौत हो गई और उसके साथ ही सबसे बड़ा सुराग भी खत्म हो गया। आज साल 2026 में भी तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जोडिएक किलर का रहस्य बरकरार है। हाल ही में कुछ प्राइवेट जासूसों की टीम केस ब्रेकर्स ने दावा किया कि गैरी फ्रांसिस पोस्टे नाम का शख्स ही जोडिएक था, जो मर चुका है। लेकिन आधिकारिक तौर पर एफबीआई ने अब तक किसी के नाम पर मुहर नहीं लगाई है। क्या वो आज भी जीवित है? क्या वो हमारे बीच एक आम बुजुर्ग की तरह रह रहा है, या उसका राज उसकी कब्र के साथ दफन हो चुका है? जोडिएक किलर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो एक ऐसा जहनी मरीज था जिसे अपनी पहचान छिपाने और दूसरों की जिंदगी से खेलने में मजा आता था। उसने पुलिस को चुनौती दी, समाज को डराया और आज तक कानून की पकड़ से दूर रहा। ये केस हमें याद दिलाता है कि कभी कभी अंधेरा इतना गहरा होता है कि उसे रोशनी की किरण भी नहीं भेद पाती। क्या आपको लगता है कि डीएनए की आधुनिक तकनीक कभी उस चेहरे को बेनकाब कर पाएगी, या वो Z13 कोड कभी सुलझ पाएगा जिसमें कातिल का नाम छिपा है? ये कहानी खत्म तो हो गई है, लेकिन आपके दिमाग में जो सवाल छोड़ गई है वही इस केस की असलियत है। अलविदा।